सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो गाइस, अब जो हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन है जो हमें कवर करना है वो बेसिकली हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर और जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है उससे रिलेटेड है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इलेक्ट्रिक पावर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। एंड जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो बस इलेक्ट्रिक पावर का एक कमर्शियल व्यू है, यानी कि एक कॉमर्स रिलेटेड व्यू है, सिर्फ पैसों से रिलेटेड एक व्यू है, एक एस्पेक्ट है। तो आपको उसमें इतना कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ohms है वो करंट कितना ड्रॉ करती है, 5 एम्पियर, जैसे कि आप देख सकते हैं। 20 ohms उसकी रेजिस्टेंस और वो जितना करंट ड्रॉ करती है वो है 5 एम्पियर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करनी है हमें हीट, यानी कि हीट एनर्जी। ठीक है, पावर नहीं, हीट एनर्जी। वो भी कितनी, जो 30 सेकेंड्स में बनी है। 30 सेकेंड्स यानी कि यहाँ पर टाइम दे रखा है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट में है तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे। तो हमें गिवन क्या क्या है, आर हमें गिवन है 20 ohms, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई हमें गिवन है जो है हमारा 5 एम्पियर, और हमें टी गिवन है जो है हमारा 30 सेकेंड्स। सारी वैल्यूज़ अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स में है तो कोई चेंजमेंट नहीं करना है। देन हमें लिखना है कि वी नो, हमें क्या पता है, जो बेस्ट फॉर्मूला इनको इंटर रिलेट कर रहा है वो आपको पता है कौन सा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की मैथमेटिकल इक्वेशन, एच इज इक्वल्स आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब आई स्क्वायर मतलब यानी कि 5 इंटू 5, आर यहाँ पर कितना है 20, एंड देन 30। टाइम आपको दे रखा है। ये सब आपका किस में आएगा, जूल्स में। ओके, ये सब आपका जूल्स में। 5 इंटू 5 आपका हो गया 25, एंड 20 इंटू 30 हो गया आपका 600। ये जूल्स हो गया। ठीक है, अब तो ठीक है, ये आ गया हमारा 150 और 2 zeros हैं, 15,000 जूल्स। ठीक है, 15,000 जूल्स हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब आपकी रेजिस्टेंस 20 ohms है। करंट वो 5 एम्पियर का ड्रॉ करेगी वो आयरन, कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। तो हीट एनर्जी भी कितनी डेवलप होगी, 15,000 जूल्स। ओके, आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, 100 joule of heat is produced in each second in a 4 ohm resistor. Find the potential difference across the resistor. काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 100 जूल यानी कि 100 जूल ऑफ हीट एनर्जी जो है, या फिर हीट कह लीजिए, वो प्रोड्यूस होती है एक सेकंड में, यानी ईच सेकंड। 1 सेकंड आपको दे रखा है, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। 1 सेकंड में प्रोड्यूस होती है एक 4 ohm रेजिस्टर में। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, काफ़ी इजी है, सिंपल। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए ताकि आप जान पाए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। हीट एनर्जी आपको दे रखी है 100 जूल्स है, वेरी गुड। फिर आपको रेजिस्टेंस दे रखी है 4 ohms है, और ईच सेकंड वाली स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो आपका 1 सेकंड है। तो ठीक है, आप यहाँ पर आई निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। लेकिन पूछा आपसे वी है, बट पहले उसके लिए हमें आई की ज़रूरत होगी, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको वी से, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको नहीं निकालेंगे। आइए समझते हैं। तो h जैसे कि आपको पता है आई स्क्वायर आर टी होता है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ से जो हमारा आई स्क्वायर आएगा वो बेसिकली एच अपॉन आर टी आएगा। एच अपॉन आर टी मतलब 100 अपॉन 4 के बराबर आएगा। तो आई की जो वैल्यू आएगी यहाँ सर वो 25, आई स्क्वायर की वैल्यू 25 एम्पियर्स आ जाएगी। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू आएगी जब उसको रूट लेंगे तो वो 5 एम्पियर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको आई मिल गया 5 एम्पियर्स। अब ओम्स लॉ से आप जानते हैं वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, आई आपका 5 है, आर आपको यहाँ पर 4 दे रखा है, तो 20 वोल्ट्स। सिंपल आ गया ये 20 वोल्ट्स। अब इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तो उसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ। एच आपको पता है क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब यहाँ से आपको वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना था और एच इंटू आर बाई टी हो जाता ये। एच आपको दे रखा था 100 और टी आपको दे रखा था 4, तो यहाँ से आ गया 400 कितना वोल्ट्स। ये वी स्क्वायर आपका 400 वोल्ट्स आया है। तो वी को जब रूट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी 20 वोल्ट्स। यहाँ से भी आपको 20 वोल्ट्स, यहाँ पे भी 20 वोल्ट्स। तो दोनों मेथड्स आपके करेक्ट थे, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अब अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसके लिए आपको बेसिक साइंस नॉलेज अगर होगी तो तब भी आप ये कर सकते हैं। सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है आपसे। विच एलिमेंट इज़ यूज टू मेक, पहला फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दूसरा कनेक्टिंग वायर्स, तीसरा हीटिंग एलिमेंट और चौथा आपकी फ्यूज वायर। तो ठीक है, आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है आप सब जानते हैं वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। वो बना होता है आपका टंगस्टन का, ठीक है। और क्यों बना होता है? क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण उसके थ्रू जब करंट बहता है, यानी जब उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो उसको सह लेता है और आसानी से लाइट की फॉर्म में विजिबल होता है हमें बल्ब में टंगस्टन को लगाने का यही यूज़ है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग होने के कारण इजीली इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, जिसके कारण ये जलता नहीं है और इजीली लाइट प्रोड्यूस कर देता है। बी वाला जो है वो हमारा कनेक्टिंग वायर्स है। कनेक्टिंग वायर्स से मतलब सिंपल वायर्स जिनको आप कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मल हाउस होल्ड में। तो जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं वो आपको पता है कॉपर की बनी होती हैं। वैसे तो जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, बट फिर भी हम कॉपर लेते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव मीन्स। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए उसको नॉर्मली हाउस होल्ड में नहीं लगाया जा सकता है। तो कॉपर चीप होता है उसके रिलेटिव, इसीलिए हम उसको लगा देते हैं। सी वाला भी आप जानते हैं, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इन सब में, इलेक्ट्रिक गीज़र में लगाया जाता है। कौन सा होता है हीटिंग एलिमेंट? निक्रोम। निक्रोम आप जानते हैं। और निक्रोम बेसिकली है क्या? एक एलॉय है। किसका एलॉय है? निकल का एलॉय है, क्रोमियम का एलॉय है, एंड थोड़ी बहुत मात्रा इसमें Fe की भी होती है। वैसे कंसीडर तो नहीं करते बट फिर भी लिख लेते हैं। और निक्रोम को ही क्यों यूज़ करा जाता है? बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसके कारण ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, एंड सेकेंडली इसकी हाई रेजिस्टिविटी है। दोनों के आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन जानते हैं, हमने एक वीडियो में करा रखा है। अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और डी वाला फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। फ्यूज़ वायर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, फ्यूज़ वायर बेसिकली दो वायर्स के बीच में, दो कनेक्टिंग वायर्स के बीच में लगाई जाती है। ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये दो कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये आपकी CW कनेक्टिंग वायर है, ये भी आपकी CW कनेक्टिंग वायर है। इनके बीच में अब एक फ्यूज़ वायर FW लगाई जाती है। ये फ्यूज़ वायर इसलिए लगाई जाती है जब यहाँ से करंट बह रहा है जो इसके थ्रू भी जाएगा, तो करंट की मात्रा कभी सपोज करिए ओवरलोड हो गई, जिसके कारण घर में आग लगने का खतरा होता है। तो इसीलिए ये फ्यूज़ वायर खुद को मेल्ट करके ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो टूट जाता है। सर्किट टूटने की वजह से करंट फर्दर फ्लो नहीं कर पाता, और फर्दर फ्लो नहीं करेगा तो आग लगने का खतरा खत्म सीधे। तो फ्यूज़ वायर, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक ऐसे मटेरियल का बनना चाहिए जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। क्या हो? लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो इसके लिए हम एक एलॉय यूज़ करते हैं। किसका एलॉय यूज़ करते हैं? टिन और लेड। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो एलॉय यूज़ करते हैं वो होता है बेसिकली आपका लेड एंड टिन का। एंड इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि जो ये एलॉय है लेड और टिन का, ये टुगेदरली जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कितना होता है? जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बेसिकली बोल सकते हैं आप 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, या फिर बिलो होता है। बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण अगर इसको नॉर्मल सा भी लगता है कि घर में आग लगने का खतरा है, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस है, या फिर इससे भी बिलो होता है कभी कभी। वो कंपोजिशन में डिपेंड करता है लेड और टिन की। तो ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए उसको करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो बट द कॉइल डज? तो आप समझ सकते हैं, इसमें पूछा गया है जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, उसकी जो कॉर्ड होती है, यानी जिससे वो सॉकेट से कनेक्ट होता है, वो जो कॉर्ड होती है वो ग्लो क्यों नहीं करती, बल्कि जो कॉइल है वो ग्लो करती है। तो आप जानते हैं वो कॉइल ग्लो इसीलिए करती है क्योंकि बेसिकली वो निक्रोम की बनी होती है। निक्रोम की बनी होती है तो उसके पास हाई क्या है? रेजिस्टिविटी। एंड सेकेंडली उसके पास क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो इसीलिए ऑक्सीडाइज नहीं होती, यानी बर्न नहीं होती। और हाई रेजिस्टिविटी भी उसको इसी चीज़ में सपोर्ट करती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनता और वो आराम आराम से ग्लो करता है। ठीक है, इन दोनों के आप रीज़न जानते हैं, उस वीडियो में हमने आपको बता रखा है। तो जो कॉर्ड है वो बेसिकली आपका नॉर्मल वायर्स का बना होता है, या तो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का। और आप जानते हैं उनकी हाई रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस। और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वो इजीली ग्लो नहीं करते हैं। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं क्यों। अब ऐसा क्यों कि हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये ग्लो नहीं करते?
क्योंकि इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी जो कॉर्ड है वो एक गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, तो वो इतना ईजिली हॉट नहीं हो पाती और अच्छे से ग्लो नहीं कर पाती। क्या है वो? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब अच्छे से कंडक्ट कर पाती है इलेक्ट्रिसिटी को। अब आप बोलेंगे हाई रेजिस्टिविटी भी है, साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ कि गुड कंडक्टर भी है। तो यहाँ पे भी वो डोमिनेटिंग फैक्टर वाला खेल है कि ये जो गुड कंडक्टर वाला खेल है, यहाँ पर ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये एक मेजर फैक्टर है, ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। किसके ऊपर? हाई रेजिस्टेंस वाले फैक्टर के ऊपर। तो ये हाई रेजिस्टेंस फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ गुड कंडक्टर वाले फैक्टर को मानेंगे। तो ठीक है, कॉइल निक्रोम की बनी होती है, हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए ग्लो करती है और जलती नहीं है। बट जो कॉर्ड है वो नॉर्मल मटेरियल की बनी है, नॉर्मल मेटल्स की, एल्यूमिनियम और कॉपर की। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए ये ग्लो नहीं करता और चलता भी नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस, अ 100 वाट बल्ब और अ 60 वाट बल्ब। यानी किसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, एक ऐसा बल्ब जो 100 वाट ऑफ एनर्जी को या फिर पावर को प्रोड्यूस करता है, या फिर 60 वाट अमाउंट ऑफ एनर्जी को या फिर पावर को प्रोड्यूस करता है, कौन से बल्ब की होगी? तो आइए, एक साइड हम 100 वाट वाला बल्ब ले लेते हैं, दूसरी साइड हम 60 वाट वाला बल्ब ले लेते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक पावर के फॉर्मूले देखने होंगे। पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं? एक हो गया वी आई, एक हो गया आपका वी स्क्वायर बाय आर, एंड एक हो गया आपका आई स्क्वायर आर। ठीक है, आप जानते हैं, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ। एक हो गया पी इजिकल्स वी आई, एक हो गया पी इजिकल्स वी स्क्वायर बाय आर, और एक हो गया पी इजिकल्स आई स्क्वायर आर। अब कहीं भी आपको करंट की बात नहीं कही है, वैसे कहीं तो आपको कहीं पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी नहीं है, बट उसको मैं अभी समझाऊंगा कि हम करंट को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले इतना समझ लीजिए, जहाँ भी करंट है हम वाली चीज़ को कंसिडर ही नहीं करेंगे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। अब क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि करंट की कहीं पर वैल्यू ही नहीं दी है। अब आप पूछेंगे पोटेंशियल की वैल्यू भी तो नहीं दी है, बट पोटेंशियल की वैल्यू हम खुद कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मल हाउस होल्ड सप्लाई है उसका जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्टेज होता है। तो हमें पता है यहाँ पे वी की वैल्यू 220 वोल्ट्स रख देंगे आराम से। अब दोनों केसेस में जब 220 वोल्ट्स है तो जो वी है जो कि 220 वोल्ट्स है वो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। वी कांस्टेंट है तो जो वी स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और आपको पता है कांस्टेंट रखा तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे पावर किसकी ज़्यादा है? 100 वाट की। पी 100 जो है वो पी 60 से ज़्यादा है, क्योंकि 100 60 से ज़्यादा होता है, आप समझ सकते हैं। तो इसका अपोजिट जो रेजिस्टेंस होगी 60 की, वो ज़्यादा होगी किससे? 100 वाले से। तो ठीक है, इन दोनों बल्ब्स में किसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 60 वाट वाले की, 100 वाट वाले की? 60 वाट वाले की। क्यों? क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है। हमारे पास एक 60 वाट एंड एक 40 वाट बल्ब है। A 60 watt and 40 watt bulb are connected in parallel across a battery of 220 volts. Find the amount of current flowing in this circuit. ठीक है, हमारे पास एक बल्ब है जिसका जो पावर रेटिंग है वो 60 वाट है, दूसरे वाले की 40 वाट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा P1 है वो 60 वाट है और जो हमारा P2 है वो बेसिकली हमारा 40 वाट्स है। अब यहाँ पे अगर V1 की बात करें तो वो 220 वोल्ट्स है, और यहाँ पर V2 की बात करें तो वो भी 220 वोल्ट्स है। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में जो हमारी वोल्टेज है उनको सेम रखा गया है, क्योंकि सेम बैटरी से कनेक्ट करा गया है, तो सेम वोल्टेज ही दोनों को मिलेगी। अब हमसे अमाउंट ऑफ करंट पूछा है। अब आपको पता है अमाउंट ऑफ करंट पूछा है, तो सबसे पहले देखिए पैरेलल है या सीरीज। पैरेलल है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो यहाँ पे अलग करंट आएगा, यहाँ पे अलग आएगा। अब उसको ऐड कर देंगे तो आपको नेट करंट मिल जाएगा। आपको पता है P1 किसके बराबर होता है? V1 I1 के, और P2 किसके बराबर होगा? V2 I2 के, क्योंकि पावर क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे जो I1 आएगा बेसिकली वो आपका क्या आया? P1 बाई V1, और यहाँ पे जो आपका I2 आया वो क्या आया? P2 बाई V2, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से I1 को निकालिए, P1 है 60, V1 है आपका 220, और यहाँ से I2 को निकालिए, P2 है आपका 40 एंड V2 है आपका 220। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टेज में इसको डिवाइड ना करें, क्योंकि आगे जाकर आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। अब यहाँ पर आई नेट क्या होगा? I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू क्या है? 60/220, I2 की क्या है? 40/220।
220 कॉमन है नीचे डिनोमिनेटर, 60 + 40 आपका 100 हो गया। ये आपका आंसर है। अब इसको आप कैसे करेंगे देखिए, 5/11 एम्पियर्स आपका आंसर है। आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका 0.45 एम्पियर्स के बराबर आएगा लगभग। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर ये हो रहा है तो। यहाँ पर ये 0.45 आएगा, अप्रॉक्स से 0.5 एम्पियर्स लिख सकते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे ये कहता है कि अ बल्ब हैविंग पावर रेटिंग एज 60 वाट 220 वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट्स, हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय द बल्ब। मतलब कि पहले जो हमारा P1 है वो आपका 60 वाट है फर्स्ट केस में, और जो V1 है वो आपका 220 वोल्ट्स है। ठीक है, देन क्या किया गया, मतलब बल्ब को पहले जिसकी पावर रेटिंग इतनी थी उसको आपने इससे कनेक्ट करा। ठीक है, और पावर रेटिंग कितनी थी 60 वाट 220 वोल्ट्स, और आपने करा 220 वोल्ट्स वाले से ही, तो सब कुछ नॉर्मल था। बट सेकंड में आपने क्या करा, P2 तो आपको पता नहीं है, सेकंड में जो आपने V2 था वो चेंज कर दिया और उसको 110 रख दिया। एक्चुअल में आपको करना है इससे 220 कनेक्ट वाले से कनेक्ट था, आपने कर इसको 110 से लिया। अब 110 वाले केस में कितनी पावर को ये निकालेगा, कितना पावर को ये एक्सपैंड करेगा, वो आपको निकालना है इसमें। तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोनों केसेस में जो इसकी रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि बल्ब तो सेम है, मतलब जो हमारी डिवाइस है वो तो सेम है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम रहेगी, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा P1 = V1/R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे P2 भी क्या लगेगा, V2/R2 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 की पावर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ भी सिर्फ 1 की पावर है। ठीक है, आप जानते हैं कि R1 और R2 तो सेम है, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सेम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 क्या होगा यहाँ पर V1 का स्क्वायर अपॉन P1, और R2 क्या होगा V2 का स्क्वायर अपॉन P2। क्यों? आप देख सकते हैं कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से P2 को सब्जेक्ट बनाइए। P2 को सब्जेक्ट बनाते ही आएगा V2 का स्क्वायर इंटू P1 अपॉन V1 का स्क्वायर। ठीक है, V2 का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110, ये नहीं 110 इंटू 110 इंटू आपको P1 कितना दिया है 60, एंड देन आपको V1 कितना दिया है 220, तो 220 इंटू 220। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 0 सब कैंसल्ड आउट, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ये आपका 2 से जाएगा 30 जा, देन ये आपका जाएगा 15 जा। तो सेकंड केस में जितनी पावर वो एक्सपेंड कर रहा है वो बेसिकली आपकी 15 वॉट्स होगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है कमर्शियल यूनिट एनर्जी का, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब आइए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले इसे पढ़ लीजिए। देखिए, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, what is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per kilowatt-hour। यानी कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी रेटिंग कितनी है 400 वाट, और वो ऑपरेट कितना करता है 8 घंटे हर दिन। अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट किसकी, एनर्जी की, जो हमें चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए रोज 30 दिनों तक, और रेट क्या है उस कॉस्ट का ₹3 पर किलोवाट-आवर। तो सबसे पहले तो हमें जूल्स में यहाँ काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर किलोवाट-आवर में बात लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। पावर आपको दे रखी है 400 वाट, ठीक है, टाइम आपको दे रखा है, वैसे तो 8 आवर्स दिखेगा आपको पहले ग्लैंस में, बट समझिए कि यहाँ पे 30 डेज की बात कही गई है, तो यहाँ पे आप 8 आवर्स इंटू 30 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 400 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना है, तो 400 इंटू 10⁻³ कर देंगे, ये आ गया किलो वाट, और ये तो आवर्स में ही है तो ये आ गया 240 आवर्स। ओके, अब देखिए आप एक चीज़ जानते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का वो होता है H/T, बेसिकली एनर्जी बाय टाइम होता है, यानी कि हीट एनर्जी बाय टाइम। तो H यहाँ से क्या आएगा P इंटू टी, अब P क्या है 400 इंटू 10⁻³ और टाइम क्या है 240 आवर्स, तो ये क्या है किलोवाट आवर में आपका हीट एनर्जी आ गया। अब आंसर जो आपसे पूछी है टोटल कॉस्ट, वो आप कैसे निकालेंगे उसे समझिए।
टोटल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं करना, जितनी एनर्जी है उसको जो रेट है एनर्जी को एक्सपेंड करने का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि रुपीज़ में क्या आएगा आपका। रुपीज़ 3 उसकी कॉस्ट है, रोज़ 30 दिनों के लिए वो चला है, वो सब हमने निकाल दिया। एनर्जी कितनी आई, 400 इंटू 10⁻³ इंटू 240, तो ये टोटल आपका रुपीज़ है। अब इसे करके देखते हैं, 3 इंटू 240 ऐसे ही रहने देते हैं। 400 वाले को देखिए, 400/1000 हो गया, क्यों, क्योंकि -3 को हमने नीचे भेजा, यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, ये 2 जा और ये 5 जा, आप इसे देख सकते हैं। देन ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये जाएगा 48 टाइम्स। अब रुपीज़ देखिए कितना आएगा, 3 इंटू 2 होता है 6 इंटू 48, यानी कि 48 इंटू 6 आपको करना है। तो यहाँ पे 48 इंटू 6 आपको करना है, तो 6 8 सा 48, तो ये आपका लगभग 288 रुपीज़ आंसर आएगा। लगभग नहीं, यही आपका आंसर आएगा 288। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो ओवर हो चुका है, हमने इसमें सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम कल से कंटिन्यू करेंगे वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय, एंड इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, और कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ना हो तो उसे दोबारा चेक करिएगा कि उसका पैटर्न क्या है। ओके, बाय।